क्या कभी किसी के एक शब्द ने आपके दिल को घायल किया है क्या? कभी अकेलापन भीड़ में खड़े होकर भी महसूस हुआ है क्या? कभी कोई पुरानी याद बार बार लौटकर आपके मन को परेशान करती रही है? अगर हां, तो ये किताब आपके लिए है। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इमोशनल फर्स्ट एड, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जैसे शरीर को चोट लगने पर इलाज की जरूरत होती है, वैसे ही मन को लगी चोटों का भी इलाज जरूरी है। इस किताब में आप जानेंगे कि रिजेक्शन, लोनलीनेस, लॉस, गिल्ट, ओवरथिंकिंग, फेलियर और लो सेल्फ एस्टीम जैसी भावनात्मक चुनौतियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और उनसे बाहर निकलने के व्यावहारिक तरीके क्या हैं। अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं और भावनात्मक रूप से स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप देश के किसी शहर से हों, किसी गांव से हों या दुनिया के किसी भी कोने से, हम सब इस सफर में साथ हैं। वैसे आप हमें कहां से सुन रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिजेक्शन, द इमोशनल कट्स एंड स्क्रैप्स ऑफ डेली लाइफ। कल्पना कीजिए कि आप किसी से पूरे दिल से बात करते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात को नजरअंदाज कर देता है। आप किसी अवसर के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको चुनने के बजाय किसी और को चुन लिया जाता है। या फिर आप किसी रिश्ते में अपना सब कुछ दे देते हैं और बदले में आपको सिर्फ दूरी मिलती है। उस पल जो दर्द होता है, उसे हम रिजेक्शन कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिजेक्शन सिर्फ एक छोटी सी घटना है जिसे समय के साथ भुला दिया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे दिमाग के लिए रिजेक्शन सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक वास्तविक चोट की तरह होता है। यही कारण है कि किसी के ठुकराने के बाद हमें बेचैनी, उदासी और अंदर तक टूट जाने का एहसास होता है। लेखक बताते हैं कि जब हमें रिजेक्शन मिलता है, तो हमारा मन बार बार उसी घटना को दोहराने लगता है। हम सोचते हैं, आखिर मुझ में क्या कमी थी? मैंने क्या गलत किया? लोग मुझे क्यों नहीं चाहते? ये लगातार चलने वाला सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारे दर्द को और बढ़ा देता है। दिलचस्प बात यह है कि रिजेक्शन का सबसे बड़ा नुकसान वो घटना नहीं करती, बल्कि उस घटना के बाद हमारी सोच करती है। हम अपने बारे में नकारात्मक धारणाएं बनाना शुरू कर देते हैं। हम खुद को कमतर समझने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी के इंटरव्यू में असफलता मिलती है। अगर वो ये सोच ले कि मैं योग्य नहीं हूं, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा। लेकिन अगर वो ये समझे कि ये सिर्फ एक अवसर था जो नहीं मिला, तो वो आगे बढ़ पाएगा। लेखक कहते हैं कि रिजेक्शन से उबरने का पहला कदम है उस दर्द को स्वीकार करना। दर्द को दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दबा हुआ दर्द अक्सर और गहरा हो जाता है। अपने मन से कहिए, हां, मुझे दुख हुआ है और यह स्वाभाविक है। दूसरा कदम है अपने अंदर की आलोचनात्मक आवाज को चुनौती देना। जब आपका मन कहे कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तब खुद से पूछिए, क्या इसका कोई वास्तविक प्रमाण है? अक्सर जवाब नहीं होगा। तीसरा कदम है अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करना। एक कागज पर अपनी उपलब्धियां, अपनी अच्छाइयां और अपने उन गुणों को लिखिए जिन पर आपको गर्व है। यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को दोबारा मजबूत करता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि रिजेक्शन हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया का हर व्यक्ति कभी न कभी रिजेक्शन का सामना करता है। सफल लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं बनने देते। याद रखिए, किसी का आपको ठुकरा देना आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी अवसर का छूट जाना आपकी क्षमता को कम नहीं करता, और किसी रिश्ते का खत्म हो जाना आपके महत्व को समाप्त नहीं करता। रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक मोड़ है जो आपको और मजबूत बनने का अवसर देता है। जब आप अपने घावों को समझदारी से भरना सीख जाते हैं, तब वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अकेलापन किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। लोनलीनेस, रिलेशनशिप मसल वीकनेस। चैप्टर 2, अकेलापन सिर्फ तब महसूस नहीं होता जब हमारे आसपास कोई ना हो। कई बार हम लोगों से घिरे होते हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें सच में समझ नहीं रहा, कोई हमारे मन की बात नहीं सुन रहा। यही भावना धीरे धीरे लोनलीनेस का रूप ले लेती है।
लेखक बताते हैं कि इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। हमें दूसरों से जुड़ने की जरूरत होती है। जैसे शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को रिश्तों और अपनापन की जरूरत होती है। जब ये जरूरत पूरी नहीं होती, तब अकेलापन जन्म लेता है। समस्या यह है कि लोनलीनेस केवल एक भावना बनकर नहीं रहती, ये हमारी सोच और व्यवहार को भी बदलने लगती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अकेलापन महसूस करता है, तो वो दूसरों से दूरी बनाने लगता है। उसे लगता है कि लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे या उसकी परवाह नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो खुद को सामाजिक गतिविधियों से दूर करने लगता है। वो कम बात करता है, कम मिलना जुलना पसंद करता है और अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेता है। लेकिन यही दीवार उसके अकेलेपन को और बढ़ा देती है। लेखक इस स्थिति को रिलेशनशिप मसल वीकनेस कहते हैं। जैसे शरीर की मांसपेशियां इस्तेमाल न होने पर कमजोर हो जाती हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते बनाने और निभाने की क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है। जब हम लोगों से दूरी बना लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ बुरे अनुभवों के कारण लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया। अब वो किसी नए व्यक्ति से मिलने में हिचकिचाता है। धीरे धीरे उसके दोस्त कम हो जाते हैं और उसका अकेलापन बढ़ता जाता है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना कठिन लगता है। लेखक कहते हैं कि लोनलीनेस का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये हमारी सोच को विकृत कर देती है। हमें लगने लगता है कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, जबकि कई बार सच्चाई इससे अलग होती है। हम दूसरों के व्यवहार को जरूरत से ज्यादा नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं। इससे बाहर निकलने का पहला कदम है पहल करना, भले ही मन न करे। फिर भी किसी मित्र को संदेश भेजिए, किसी रिश्तेदार से बात कीजिए या किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होइए। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दूसरा कदम है अपने मन की नकारात्मक धारणाओं को चुनौती देना। जब मन कहे कि किसी को मेरी परवाह नहीं है, तब उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने कभी आपका साथ दिया था। अक्सर हमारा मन वास्तविकता से ज्यादा डर की कहानियां बनाता है। तीसरा कदम है रिश्तों में गुणवत्ता पर ध्यान देना। बहुत सारे लोगों से जुड़ना जरूरी नहीं है। कुछ सच्चे और भरोसेमंद रिश्ते ही हमारे जीवन में गहरा संतोष ला सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि दूसरों की मदद करना अकेलेपन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, तो हमें जुड़ाव और उद्देश्य दोनों का अनुभव होता है। याद रखिए, अकेलापन आपकी पहचान नहीं है। ये केवल एक भावनात्मक संकेत है जो आपको बता रहा है कि आपके मन को अधिक जुड़ाव और अपनापन चाहिए। जैसे भूख हमें भोजन की याद दिलाती है, वैसे ही लोनलीनेस हमें रिश्तों की आवश्यकता का संकेत देती है। जब आप अपने आसपास के लोगों तक पहुंचना शुरू करते हैं और अपने दिल के दरवाजे धीरे धीरे खोलते हैं, तब अकेलेपन का अंधेरा कम होने लगता है और जीवन में फिर से वार्मथ और कनेक्शन लौटने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नुकसान और आघात हमारे मन पर किस तरह गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। चैप्टर 3, लॉस एंड ट्रॉमा, वॉकिंग ऑन ब्रोकन बोन्स। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता। किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना, किसी रिश्ते का टूट जाना, किसी दुर्घटना का अनुभव या कोई ऐसा आघात जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाए, ये सब लॉस और ट्रॉमा की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अनुभव सिर्फ हमें दुखी नहीं करते, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी बड़ी हानि या आघात से गुजरते हैं, तो हमारा मन वैसा ही घायल हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए। बाहर से हम सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन भीतर गहरा दर्द मौजूद रहता है। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम वॉकिंग ऑन ब्रोकन बोन्स रखा गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय तभी मदद करता है जब हम अपने दर्द को समझें और उसे सही तरीके से संभालें। अगर टूटी हुई हड्डी का इलाज न किया जाए, तो वो गलत तरीके से जुड़ सकती है। ठीक उसी तरह अनदेखा किया गया भावनात्मक दर्द भी लंबे समय तक परेशान कर सकता है। जब कोई बड़ा नुकसान होता है, तो मन कई तरह की भावनाओं से गुजरता है। दुख, गुस्सा, डर, भ्रम और कभी-कभी खालीपन भी महसूस होता है। कई लोगों को यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि जो हुआ है वो सच है। उनका मन बार बार पुरानी यादों में लौटता रहता है। लेखक कहते हैं कि ट्रॉमा का एक प्रभाव यह भी होता है कि हम खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दुनिया जो पहले सुरक्षित लगती थी, अचानक अनिश्चित और डरावनी लगने लगती है। हमें हर समय चिंता रहने लगती है कि कहीं फिर से कुछ बुरा न हो जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अचानक अपने किसी बेहद करीबी को खो दिया।
अब वो हर दिन उस व्यक्ति की याद में डूबा रहता है। उसे लगता है कि जीवन पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। ये भावना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो अपने दर्द को समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करता तो ये दुख और गहरा हो सकता है। लेखक बताते हैं कि हीलिंग का पहला कदम है अपने दर्द को महसूस करने की अनुमति देना। कई लोग मजबूत दिखने के लिए अपने आंसुओं को रोकते हैं, अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, लेकिन दबाया गया दर्द खत्म नहीं होता, वो भीतर ही भीतर बढ़ता रहता है। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं या अपने अनुभव को किसी सुरक्षित तरीके से साझा कर सकते हैं। जब दर्द शब्दों में बाहर आता है तो उसका बोझ थोड़ा हल्का होने लगता है। तीसरा कदम है खुद को दोष देना बंद करना। कई बार किसी नुकसान के बाद लोग सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो गलती न की होती। लेकिन हर घटना हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अपने आप को लगातार दोषी ठहराना घाव को भरने नहीं देता। लेखक ये भी बताते हैं कि किसी बड़ी हानि के बाद जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करना बहुत महत्वपूर्ण है। दर्द हमारी कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो हमारी पूरी पहचान नहीं बनना चाहिए। धीरे धीरे हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो अभी भी हमारे जीवन में मौजूद हैं। हमारे रिश्ते, हमारी क्षमताएं और वे अवसर जो भविष्य में हमारा इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, नुकसान और आघात आपको बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें आपको तोड़ना जरूरी नहीं है। इंसान के भीतर अद्भुत रेजिलियंस होती है। वो सबसे कठिन परिस्थितियों के बाद भी फिर से खड़ा हो सकता है। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ने का साहस जुटाते हैं, तब हमारे घाव पूरी तरह मिटते नहीं, लेकिन वे हमें पहले से ज्यादा मजबूत और संवेदनशील इंसान बना देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अपराध बोध किस तरह धीरे धीरे हमारे मन को प्रभावित करता है। चैप्टर 4, गिल्ट, द पॉइजन इन आवर सिस्टम। चैप्टर 4, गिल्ट, द पॉइजन इन आवर सिस्टम। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें याद करके आज भी मन भारी हो जाता है। शायद हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी महत्वपूर्ण अवसर को गवा दिया हो, या कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिसका परिणाम अच्छा नहीं निकला हो। ऐसे समय में हमारे भीतर जो भावना पैदा होती है उसे गिल्ट यानी अपराध बोध कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि अपराध बोध अपने आप में बुरी चीज नहीं है। ये हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब यही भावना जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तब ये हमारे मन के लिए जहर बन जाती है। इसलिए इस अध्याय का नाम द पॉइजन इन आवर सिस्टम रखा गया है। अक्सर लोग अपनी एक गलती को बार बार याद करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा न किया होता तो सब कुछ अलग होता। ये सोच धीरे धीरे उनके वर्तमान को भी प्रभावित करने लगती है। वे खुद को माफ नहीं कर पाते और अपने ही मन की अदालत में बार बार दोषी ठहराए जाते हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम अपनी गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैंने गलती की है, बल्कि ये सोचने लगते हैं कि मैं ही गलत हूं। यही सोच हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करने लगती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गुस्से में अपने किसी प्रियजन से ऐसी बात कह दी जिससे उसका दिल टूट गया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब अगर वो अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश करे तो ये स्वस्थ प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगर वो सालों तक खुद को दोष देता रहे तो उसका अपराध बोध उसके जीवन की खुशी छीन सकता है। लेखक कहते हैं कि गिल्ट से बाहर निकलने का पहला कदम है अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करना। बहाने बनाने या सच्चाई से भागने की कोशिश न करें। जो हुआ उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि स्वीकार करना ही बदलाव की शुरुआत है। दूसरा कदम है जहां संभव हो वहां सुधार करना। अगर आपकी गलती से किसी को नुकसान पहुंचा है तो माफी मांगिए या उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। कई बार एक सच्चा प्रयास हमारे मन का बोझ काफी हद तक हल्का कर देता है। तीसरा कदम है खुद को माफ करना। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी प्रक्रिया है। हम अक्सर दूसरों को माफ कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं कर पाते। जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है। लेखक बताते हैं कि खुद को माफ करना अपनी गलती को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हम इंसान हैं और हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराध बोध और जिम्मेदारी में अंतर होता है। जिम्मेदारी हमें सुधार की ओर ले जाती है, जबकि अत्यधिक अपराध बोध हमें अतीत की कैद में बंद कर देता है। इसलिए हमें सीख पर ध्यान देना चाहिए, सजा पर नहीं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वे हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता का हिस्सा बन जाती हैं। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है और हर गलती हमें अधिक जागरूक बना सकती है। याद रखिए, आपका अतीत आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपने जो गलतियां की हैं वे आपकी कहानी का एक हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन वे ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं या भविष्य में क्या बन सकते हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और खुद को माफ करने का साहस जुटाते हैं, तब अपराध बोध का जहर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसके स्थान पर शांति, आत्मसम्मान और नई शुरुआत की शक्ति जन्म लेने लगती है। चैप्टर 5, रूमिनेशन, पिकिंग एट इमोशनल स्कैब्स। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई पुरानी घटना बार बार आपके दिमाग में लौट आती है? आप उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन आपका मन उसी के बारे में सोचता रहता है। चाहे वो कोई गलती हो, कोई अपमान हो, कोई असफलता हो या कोई दुखद याद, मन बार बार उसी जगह लौट जाता है। इस आदत को रूमिनेशन कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि रूमिनेशन का अर्थ है किसी समस्या या दर्दनाक अनुभव के बारे में बार बार सोचना, लेकिन समाधान की ओर न बढ़ना। यह वैसा ही है जैसे किसी घाव पर बनी पपड़ी को बार बार नोचते रहना। घाव भरने के बजाय और गहरा होता जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम पिकिंग एट इमोशनल स्कैब्स रखा गया है। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम किसी समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। इसके बजाय हम एक ही विचारों के चक्र में फंस जाते हैं और मानसिक रूप से थकने लगते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से काम में कोई गलती हो गई। अब वो रात दिन यही सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, और अगर उसने ऐसा ना किया होता तो क्या होता। ये सोच उसे किसी समाधान तक नहीं पहुंचा रही, बल्कि उसका तनाव और बढ़ा रही है। लेखक कहते हैं कि रूमिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। हम वर्तमान में जीने के बजाय अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं। हमारा ध्यान काम, रिश्तों और जीवन की अच्छी बातों से हट जाता है। धीरे धीरे ये आदत चिंता, उदासी और लो सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि हमारा मन बार बार उन्हीं नकारात्मक अनुभवों को दोहराता रहता है जिनसे हमें दर्द मिला था। लेखक बताते हैं कि इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है ये पहचानना कि आप सोच रहे हैं या रूमिनेशन कर रहे हैं। सोचने का उद्देश्य समाधान ढूंढना होता है, जबकि रूमिनेशन का उद्देश्य केवल उसी दर्द को दोहराना होता है। दूसरा कदम है अपने ध्यान को किसी सार्थक गतिविधि की ओर मोड़ना। जब मन बार बार किसी दर्दनाक घटना की ओर जाए, तब खुद को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाइए, जैसे पढ़ना, टहलना, व्यायाम करना या किसी मित्र से बातचीत करना। तीसरा कदम है अपने विचारों को लिखना। कई बार जब हम अपने मन की बात कागज पर लिखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि हम एक ही बात को कितनी बार दोहरा रहे हैं। इससे विचारों का बोझ कम होने लगता है। लेखक ये भी सलाह देते हैं कि खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या ये सोच मुझे किसी समाधान के करीब ले जा रही है? अगर जवाब नहीं है तो यह संकेत है कि आप रूमिनेशन के चक्र में फंस चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मन खाली समय में अधिक भटकता है। इसलिए जीवन में उद्देश्य और गतिविधियां बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हमारा ध्यान अर्थपूर्ण कार्यों में लगा होता है, तब नकारात्मक विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है। याद रखिए, अतीत को बार बार दोहराने से वो बदल नहीं जाता, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य जरूर बदला जा सकता है। आपके विचार आपकी सेवा करने के लिए हैं, आपको कैद करने के लिए नहीं। जब आप दर्दनाक यादों को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें जाने देना सीखते हैं, तब मन हल्का होने लगता है। धीरे धीरे शांति लौटती है और जीवन फिर से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि सच्ची हीलिंग अतीत में अटके रहने से नहीं, बल्कि वर्तमान को अपनाने से आती है। चैप्टर 6, असफलता एक ऐसा अनुभव है जिससे कोई भी पूरी तरह बच नहीं सकता। चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, बिजनेस हो या रिश्ते। हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी फेलियर का सामना करता है, लेकिन असफलता हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उसके बारे में हमारी सोच पहुंचाती है। लेखक बताते हैं कि जब हमें असफलता मिलती है तो शुरुआत में जो निराशा होती है वो सामान्य है,
लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस एक घटना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि अगर मैं इस काम में असफल हुआ हूं तो शायद मैं किसी भी काम के योग्य नहीं हूं। इसी कारण इस अध्याय का नाम हाउ इमोशनल चेस्ट कोल्ड्स बिकम साइकोलॉजिकल न्यूमोनियाज रखा गया है। जैसे एक साधारण सर्दी का सही इलाज न किया जाए तो वो गंभीर बीमारी बन सकती है, वैसे ही एक सामान्य असफलता भी हमारी सोच के कारण गहरे मानसिक संकट में बदल सकती है। मान लीजिए किसी छात्र ने एक महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता नहीं पाई। अगर वो इसे एक अनुभव की तरह देखे तो वो अपनी तैयारी सुधार कर फिर कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर वो ये मान ले कि वो बुद्धिमान नहीं है और कभी सफल नहीं हो सकता तो उसकी समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। लेखक कहते हैं कि फेलियर के बाद हमारा मन अक्सर सबसे बुरे निष्कर्ष निकालने लगता है। हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और भविष्य के अवसरों से भी डरने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ने लगता है। कई लोग असफलता के बाद नई कोशिश करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें दोबारा हारने का डर होता है, लेकिन यही डर उनकी प्रगति को रोक देता है। असफलता से ज्यादा खतरनाक है प्रयास करना छोड़ देना। लेखक बताते हैं कि असफलता से उबरने का पहला कदम है उसे सही दृष्टिकोण से देखना। हर असफलता ये नहीं बताती कि आप अयोग्य हैं, बल्कि ये बताती है कि किसी विशेष प्रयास में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा कदम है तथ्यों और भावनाओं में अंतर समझना। ये एक तथ्य हो सकता है कि आप किसी परीक्षा में सफल नहीं हुए, लेकिन ये तथ्य नहीं है कि आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। ये केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। तीसरा कदम है अपनी पिछली सफलताओं को याद करना। अक्सर असफलता के समय हमारा ध्यान केवल वर्तमान हार पर केंद्रित हो जाता है और हम अपनी पुरानी उपलब्धियों को भूल जाते हैं, जबकि वे उपलब्धियां इस बात का प्रमाण होती हैं कि हमारे भीतर क्षमता मौजूद है। लेखक ये भी कहते हैं कि सफल लोगों और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं बल्कि प्रतिक्रिया का होता है। सफल लोग असफलता को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। वे गिरते हैं लेकिन वही रुकते नहीं हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता हमें मूल्यवान सबक देती है। कई बार हम अपनी सबसे बड़ी सीख अपनी सबसे बड़ी हार से प्राप्त करते हैं। जो बातें सफलता हमें नहीं सिखा पाती, वे असफलता बहुत स्पष्ट रूप से सिखा देती हैं। याद रखिए, एक असफल प्रयास आपके भविष्य का फैसला नहीं करता। एक हार आपकी पूरी कहानी नहीं होती और एक ठोकर आपके सफर का अंत नहीं होती। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक संभावना जीवित रहती है। जब आप असफलता को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तब डर की जगह साहस जन्म लेने लगता है और हर हार आपको उस सफलता के थोड़ा और करीब ले जाती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं। चैप्टर 7। हम सभी अपने बारे में कुछ न कुछ राय रखते हैं। हम खुद को कैसे देखते हैं, अपनी क्षमताओं और अपनी कीमत को कितना मानते हैं, यही हमारी सेल्फ एस्टीम कहलाती है। जब यह मजबूत होती है तो हम चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं, लेकिन जब यह कमजोर हो जाती है तो जीवन की छोटी छोटी बातें भी हमें गहराई से प्रभावित करने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम किसी कमजोर भावनात्मक प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह होती है। जैसे कमजोर इम्यून सिस्टम वाला शरीर छोटी बीमारियों से भी जल्दी प्रभावित हो जाता है, वैसे ही कमजोर आत्मसम्मान वाला मन छोटी आलोचना, असफलता या रिजेक्शन से भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अक्सर लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग अपनी अच्छाइयों से ज्यादा अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। वे अपनी सफलताओं को छोटा मानते हैं और अपनी गलतियों को बहुत बड़ा बना देते हैं। धीरे धीरे ये आदत उनके आत्मविश्वास को और कमजोर करती जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 लोगों से प्रशंसा मिले और एक व्यक्ति उसकी आलोचना कर दे, तो वो पूरे दिन उसी आलोचना के बारे में सोचता रहेगा। उसे बाकी 9 लोगों की सकारात्मक बातें याद भी नहीं रहेंगी। यही कमजोर सेल्फ एस्टीम की एक सामान्य पहचान है। लेखक कहते हैं कि समस्या केवल ये नहीं है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी है कि हम उस सोच को कितना सच मान लेते हैं। कई बार हमारा मन ऐसी कहानियां बना लेता है जिनका वास्तविकता से बहुत कम संबंध होता है। कम आत्मसम्मान वाले लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे उनसे अधिक सफल, अधिक आकर्षक या अधिक योग्य हैं। लेकिन ये तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे आगे दिखाई देगा। लेखक बताते हैं कि सेल्फ एस्टीम को मजबूत करने का पहला कदम है अपने बारे में संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना।
इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को परिपूर्ण मान लें, बल्कि ये स्वीकार करें कि हमारे भीतर खूबियां भी हैं और कमियां भी। दूसरा कदम है अपनी उपलब्धियों को याद रखना। हम अक्सर अपनी सफलताओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी उपलब्धियों और सकारात्मक गुणों की सूची बनाना बहुत उपयोगी हो सकता है। तीसरा कदम है खुद से उसी दया और सम्मान के साथ बात करना जिस तरह आप अपने किसी प्रिय मित्र से बात करते हैं। अगर आपका कोई मित्र गलती करे तो शायद आप उसे प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन जब वही गलती आपसे होती है तो आप खुद को कठोर शब्दों से आंकने लगते हैं। ये आदत बदलनी जरूरी है। लेखक ये भी बताते हैं कि स्वस्थ रिश्ते आत्मसम्मान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपका सम्मान करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मसम्मान कोई स्थायी गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। छोटे छोटे सकारात्मक कदम समय के साथ बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, हर बार जब आप कोई नया प्रयास करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। याद रखिए, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी कीमत किसी एक सफलता या असफलता से भी तय नहीं होती। आप केवल अपनी गलतियों का संग्रह नहीं हैं, आप अपने अनुभवों, अपनी क्षमताओं, अपने संघर्षों और अपनी संभावनाओं का एक अनोखा मेल है। जब आप खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, अपनी अच्छाइयों को पहचानते हैं और अपनी कमियों के बावजूद खुद का सम्मान करते हैं, तब आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। और यही मजबूत आत्मसम्मान जीवन की कठिन परिस्थितियों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस पूरी किताब में हमने जाना कि भावनात्मक दर्द भी उतना ही वास्तविक होता है जितनी कोई शारीरिक चोट। रिजेक्शन हमें भीतर से घायल कर सकता है, लोनलीनेस हमें दुनिया से अलग महसूस करा सकती है, लॉस और ट्रॉमा हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, गिल्ट हमारे मन में जहर की तरह फैल सकता है, रूमिनेशन पुराने घावों को बार बार ताजा कर सकती है, फेलियर हमारे आत्मविश्वास को हिला सकती है और लो सेल्फ एस्टीम हमें अपनी ही नजरों में छोटा बना सकती है। लेकिन इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इन सभी भावनात्मक चोटों का इलाज संभव है। जैसे हम अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके, वैसे ही हमें अपने मन के लिए भी एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन कैबिनेट तैयार करना चाहिए। इस मानसिक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए? सबसे पहले आत्म जागरूकता, ताकि हम पहचान सकें कि हम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आत्म करुणा, ताकि कठिन समय में हम खुद के सबसे बड़े आलोचक नहीं बल्कि सबसे बड़े सहायक बन सकें। इसके साथ मजबूत रिश्ते, सकारात्मक आदतें, स्वस्थ सोच और आगे बढ़ने का साहस भी होना चाहिए। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि भावनात्मक घावों को नजरअंदाज करना उन्हें और गहरा बना सकता है, लेकिन जब हम समय रहते उनकी देखभाल करते हैं तो हम खुद को लंबे समय तक चलने वाले दर्द से बचा सकते हैं। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लोग हमें ठुकराएंगे, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, कुछ सपने टूटेंगे और कुछ प्रयास असफल होंगे। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद हमारे पास हमेशा ये शक्ति रहेगी कि हम खुद को फिर से संभाल सकें, फिर से खड़े हो सकें और फिर से आगे बढ़ सकें। असली ताकत दर्द से बचने में नहीं, बल्कि दर्द के बाद भी मुस्कुराकर आगे बढ़ने में है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि मानसिक स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जब आप अपने मन का ख्याल रखना सीख जाते हैं, तब जीवन की मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें संभालने की आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और यही क्षमता आपको अधिक शांत, अधिक मजबूत और अधिक संतुलित इंसान बनाती है। आज की इस ऑडियो बुक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि इमोशनल फर्स्ट एड की ये सीखें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी और कठिन समय में आपको नई शक्ति देंगी। अगर आपको यह पुस्तक सार्थक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक किताबों की यात्रा हम साथ मिलकर जारी रख सकें। आप देश के किसी गांव से हों, किसी शहर से हों या दुनिया के किसी भी कोने से हों, आप इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वैसे आप हमें कहां से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक अपने मन का ख्याल रखिए,
क्योंकि स्वस्थ मन ही सुखी जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। धन्यवाद।